प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था पद परिचय में पद परिचय का अर्थ, और उसके साथ ही साथ अपन ने पढ़ा था संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आज हम आगे पढ़ रहे हैं क्रिया। जो शब्द किसी कार्य का किया जाना या होना प्रकट करते हैं उनको क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, सुनना आदि। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पर होता है, अर्थात कर्म पर होता है, वह सकर्मक होती है, और अकर्मक जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही रहता है, वह अकर्मक कहलाती है। जैसे गौरव आम खाता है, यहाँ आम जो है ये कर्म है और ये सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि प्रभाव, खाने का प्रभाव किस पे, आम पर पड़ रहा है। और इसी तरह से अकर्मक में गौरव खाता है, अब खाता है, इसका प्रभाव गौरव पर पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक होगी। तो इस प्रकार क्रिया के दो भेदों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, सकर्मक और अकर्मक। अब इनकी पहचान क्या है? क्रिया के पूर्व क्या लगाने पर यदि उसका उत्तर संभव हो तो क्रिया सकर्मक है, यदि क्या का उत्तर संभव न हो तो अकर्मक है। जैसे खाता है के पूर्व क्या अगर अपन ने प्रश्न किया तो उसका उत्तर मिलता है फल खाता है, मिठाई खाता है, आम खाता है। किंतु सोता है, दौड़ता है, रहता है, इन क्रियाओं के आगे क्या लगाएंगे तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती है जो अकर्मक होती है। इसके अतिरिक्त और भी जो है क्रियाओं के अन्य भेद हैं, ठीक है। इन्हें द्विकर्मक और प्रेरणात्मक क्रिया भी कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, इस वाक्य में पिलाया के दो कर्म, बच्चा और दूध, यह द्विकर्मक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया। उसने घर को दो भागों में बंटवाया, पढ़वाया, खिलवाया, इस तरह की अगर मान लो क्रियाएं आती है तो वो हमें प्रेरणा प्रदान करती हैं, ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। वाक्य की पूर्ति के निमित्त आने वाली क्रिया को समापिक क्रिया कहा जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा क्रिया के पद परिचय में कि वो किस प्रकार की क्रिया है। तो इनका हम विशेष अध्ययन करें, ध्यान रखें, ताकि पद परिचय में ढंग से लिख सकें। अब आगे आता है काल। क्रिया के संपन्न होने के समय को काल कहा जाता है। ये काल तीन प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान समय की जो क्रिया हो वो वर्तमानकालिक क्रिया, जो पहले संपन्न हो चुकी हो वो भूतकालिक क्रिया, और आने वाले समय में संपन्न होने वाली क्रियाएं भविष्यत्कालिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा, या मैं लिखूँगा, ये तीनों काल की क्रियाएं हो गई। क्रिया अपने कर्ता और लिंग वचन के अनुसार चलती हैं। जैसे राधा सोती है, गोविंद सोता है, लड़के सोते हैं। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और बहुवचन में अलग अलग रूप इनके रहेंगे। लिंग। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यदि हम संस्कृत की बात करें तो वहाँ पर तीन प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो हमें यहाँ ध्यान रखना रहेगा कि हिंदी में दो ही प्रकार के लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीवाचक संज्ञाओं को सूचित करे वो स्त्रीलिंग, और जो पुरुषवाचक होने का सूचित करे संज्ञा को वो पुल्लिंग कहलाता है। जैसे मोरनी, मोर, बालिका, बालक, नारी, पुरुष आदि। लिंग का निर्णय। हिंदी में किसी शब्द के लिंग का निर्णय करने का कोई निश्चित नियम नहीं है, यह अभ्यास और निरीक्षण से ही समझ में आता है। वैसे प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय सरल होता है, क्योंकि प्राणियों का लिंग प्रकृति द्वारा ही निश्चित है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा में लिंग निर्णय के प्रक्रिया के स्वरूप भी होता है, जैसे कर्ता, कर्ती, जाएगा, जाएगी। क्रिया के आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि इसमें लिंग क्या है। विशेषण के रूप से भी अपन लिंग का निर्णय कर सकते हैं, अच्छा, अच्छी, बूढ़ा, बूढ़ी, छोटा, छोटी, है ना, मीठा, मीठी आदि। तो हम लिंग निर्धारण करते समय हमें विवेक का पूर्ण उपयोग करना पड़ेगा, और उसी के साथ ही हमें आगे भी देखना पड़ेगा और लगातार हम अगर जो है प्रयास करते रहें तो हम इसके बारे में अभ्यास के द्वारा ही लिंग निर्णय को
अच्छी पकड़ कर सकते हैं। वचन, हिंदी में 2 वचन होते हैं और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में 2 ही वचन रहेंगे, एक वचन और बहुवचन। पद के जिस रूप में उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, यथा पुस्तक, स्त्री, सड़क आदि। बहुवचन, पद के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध होता है, बहुवचन, पुस्तकें, स्त्रियां, लड़के, नदियां आदि। तो ये हो गया आपके क्रिया। अब उसके बाद में आता है अविकारी पद, अव्यय शब्द जिनका अपन कहते हैं। सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसमें रीति, स्थान, दशा, मात्रा आदि का उल्लेख करते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे जो है वो चलने की रीति बताता है, तो ये क्रिया विशेषण रहेगा। और इसके और भी कुछ उदाहरण हैं, वो इस प्रकार हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, धीरे धीरे, तेज, जोर जोर से। कालवाचक, अब, तब, जब। परिमाणवाचक, कम, अधिक, कुछ। स्थानवाचक, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। कारणवाचक, अतः, इस प्रकार, इसलिए। प्रश्नवाचक, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। निषेधवाचक, न, नहीं, मत। ये सारे क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जब ये क्रिया के आगे आएंगे और क्रिया की विशेषता बताएंगे तब ही ये क्रिया विशेषण होंगे। अब प्रक्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है वो प्रक्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे तेज, तो वह तेज दौड़ता है और वह बहुत तेज दौड़ता है, तो ये बहुत जो है वो तेज की विशेषता बताता है, तो ये प्रक्रिया विशेषण कहलाएगा। अतः हम ये समझें कि जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताए वह प्रक्रिया विशेषण कहलाता है। प्रविशेषण, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह सुंदर लड़की है, यहाँ सुंदर विशेषण है। और अगर हम कहें वह बहुत सुंदर लड़की है, तो ये बहुत जो है विशेषण सुंदर की विशेषता बताता है, अतः ये प्रविशेषण कहलाएगा। तो पद परिचय में इनका भी हमें ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि अगर रेखांकन इनके नीचे किया गया है तो एग्जामिनर आपसे यही चाहता है कि क्या आपको इनके बारे में जानकारी है या नहीं है। अब आगे आता है संबंध बोधक। दूसरा अव्यय संबंध बोधक। संज्ञा व सर्वनाम पदों का अन्य पदों से संबंध प्रकट करने वाले पद संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे आदि। समुच्चय बोधक, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए अव्यय शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे इसलिए, यद्यपि, परंतु, किंतु, एवं आदि। विस्मयादि बोधक, जो अव्यय शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार आदि को व्यक्त करते हैं वे विस्मयादि बोधक कहे जाते हैं। यथा आह, वाह, छी, अरे, ओह आदि। अब हम बात करें पद परिचय। ये अपने हुआ सारा परिचय किसका? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। उसके बाद अव्यय शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन शब्दों का हमने इंट्रोडक्शन परिचय पढ़ा। अब हम आगे विस्तार से देखते हैं कि इनका पद परिचय कैसे किया जाता है। वाक्यों में प्रयुक्त पदों का व्याकरण की दृष्टि से पूरा परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय को पद व्याख्या, पदान्वयन आदि भी कहा जाता है। आगे संज्ञा आदि पदों का पद परिचय दिया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा पद का पद परिचय। चंद्रभूषण बाग में आम खा रहा है। उपयुक्त वाक्य में चंद्रभूषण, बाग और आम संज्ञाएं हैं। इनका पद परिचय इस प्रकार होगा। सबसे पहले संज्ञा का प्रकार, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ क्या संबंध है, इसका हम वर्णन करेंगे। जैसे चंद्रभूषण, चंद्रभूषण व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, खा रहा है क्रिया का कर्ता। फिर दूसरा है बाग में, बाग जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, अधिकरण कारक, खा रहा है क्रिया का आधार। फिर आम जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्म कारक, खा रहा है क्रिया का कर्म। तो इस प्रकार से हमें इनका पद परिचय लिखना रहेगा। और कंपटीशन में हमारे ये सारे जो हैं
वो ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे, उनमें हमें पहचानना रहेगा कि ये कौन सा है और उसमें क्या लिखना है। अ ब स द में रहेगा तो हमें वहाँ विशेष ध्यान रखना रहेगा। दूसरा है लड़कियां हाथों से वस्त्र धो रही हैं। लड़कियां हाथों से वस्त्र, इनका भी पद परिचय बताया गया है। फिर बचपन के दिन कितने अच्छे होते हैं, तो बचपन और दिन, इनका भी पद परिचय बताया गया है। आगे है सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम में भी सर्वनाम का भेद, वचन, लिंग, कारक और क्रिया के साथ संबंध, ये हमें उसमें लिखना रहता है। जैसे मैं राम के साथ उसके घर गया, तो मैं और उसके, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक गया क्रिया का कर्ता। उसके पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग संबंध कारक गर संज्ञा से संबंध। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, वे कहते हैं कि कोई आ रहा है, तो वे और कोई यहाँ पर सर्वनाम है, इनका पद परिचय लिखना रहता है। अब उसके बाद में विशेषण का पद परिचय। विशेषण, श्रेष्ठ पुरुष इन बातों पर कम ध्यान देते हैं। तो इसमें श्रेष्ठ, इन और कम, ये तीन इसमें क्या हैं, विशेषण हैं। श्रेष्ठ गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग बहुवचन, और इसका विशेष्य है पुरुष, क्योंकि पुरुष की विशेषता ये बताता है। इन संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण बहुवचन स्त्रीलिंग, और बातों, इसका क्या है, विशेष्य। कम परिमाणवाचक विशेषण एक वचन पुल्लिंग, और ध्यान, इसका क्या है, विशेष्य है। तो इस प्रकार से जब विशेषण विशेष्य की बात आए तो हम इनमें इस प्रकार वर्णन करेंगे। पद परिचय क्रिया। पद परिचय क्रिया, स्त्रीलिंग स्त्रियां नृत्य कर रही हैं। क्रिया सकर्मक वर्तमान काल कृतवाच्य अन्य पुरुष स्त्रीलिंग, और इनका कर्ता स्त्रियां है। तो जब क्रिया का वर्णन करेंगे तो क्रिया का प्रकार, काल, वाच्य, ठीक है, और लिंग, इस प्रकार से हम इसका वर्णन करेंगे। कर्ता कौन है, इसके संबंध हम बताएंगे। शिक्षक ने छात्र से पाठ पढ़वाया प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक भूतकाल कर्मवाच्य एक वचन पुल्लिंग कर्म पाठ है, कर्ता छात्र है। क्रिया विशेषण का पद परिचय, ये अव्यय अविकारी हैं, तो इनमें हम लिंग वचन कारक काल का इन पर प्रभाव नहीं होता है, तो हमें उसका वर्णन नहीं करना रहेगा। ऋषि तेज दौड़ता है, तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दौड़ता है क्रिया की रीति बताता है, बस इतना ही इसमें लिखना रहेगा और इसके आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। वह कल आएगा और यहाँ सोएगा, कल और यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण, आएगा क्रिया का समय सूचित करता है, यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सोएगा क्रिया का स्थान सूचित करता है। तो ये क्रिया विशेषण की बात हुई। अब आता है प्रक्रिया विशेषण का पद परिचय। अरविंद बहुत तेज दौड़ता है, बहुत प्रक्रिया विशेषण, धीरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। थोड़ा तेज चलो, थोड़ा प्रक्रिया विशेषण, तेज क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो प्रक्रिया विशेषण का पद परिचय बस इतना ही रहेगा, इसमें लिंग वचन कारक काल वो नहीं आएंगे। फिर आता है प्रविशेषण पद परिचय। चंद्रगुप्त बहुत पराक्रमी शासक था, बहुत प्रविशेषण पराक्रमी विशेषण की विशेषता बताता है। वह कम सुंदर है, कम प्रविशेषण सुंदर विशेषण की विशेषता बताता है। आगे आता है पद परिचय अव्यय पद का पद परिचय, जिसमें विस्मयादि बोधक का पद परिचय। तो सबसे पहले हमें इनका भेद लिखना है और वो किस भाव को प्रदर्शित कर रहा है वो हमें लिखना रहेगा। वाह कितना सुंदर चित्र, वाह विस्मयादि बोधक अव्यय, हर्ष खुशी को प्रदर्शित करता है। अरे यह मकान कैसे गिरा, विस्मयादि बोधक अव्यय आश्चर्य को सूचित करता है। आह मैं तो लुट गया, विस्मयादि बोधक अव्यय और शोक सूचित करने वाला है। फिर आता है समुच्चय बोधक, गुरु और शिष्य कहाँ गए हैं, और ये दो पदों को जोड़ता है, दो संज्ञाओं को जोड़ता है। समुच्चय बोधक अव्यय है, गुरु और शिष्य दो शब्दों को जोड़ता है। वे बुद्धिमान हैं परंतु अनुभवी नहीं, परंतु
समुच्चय बोधक अव्यय दो वाक्यों को जोड़ता है। संबंध बोधक, घर के पीछे बगीचा है, पीछे। संबंध बोधक अव्यय घर संज्ञा का संबंध शेष पदों से बताता है। सड़क के पार बगीचा है, पार। संबंध बोधक अव्यय सड़क संज्ञा के शेष पदों से संबंध बताता है। इस प्रकार हमने पढ़ा है कि पद परिचय किस प्रकार करना है, कौन कौन से पदों को परिचय में लेना है, इसकी सारी जानकारी हमने देखी है। ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, पढ़ें और फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछें। धन्यवाद।